तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 के इंग्लिश के 100 मार्क्स का जो पेपर आपका होता है उसमें एक ग्रामर का एक पोर्शन आता है जिसको हम लोग वॉइस बोलते हैं। इस चैप्टर से आज हम लोग टोटल 50 ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं और साथ में उसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, द डॉक्टर विल एग्जामिन ही टुमारो। तो हम लोग जानते हैं कि वॉइस बनाने का जो बेसिक रूल होता है, अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस का, तो एक्टिव वॉइस का जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है उसमें सबसे पहले लिखा जाता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा जाता है हमारा वर्ब, उसके बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। और जब हम लोग पेसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसके ऑब्जेक्ट को इस पेसिव वॉइस के सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। साथ में इसमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा इसमें लगाया जाता है वर्ब 3 प्लस बाई, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसे बना दिया जाता है पेसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है आप ये सारे रूल्स को पहले पढ़कर आ चुके होंगे। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चंस को बनाने का तरीका देखेंगे। ये जो पैटर्न आपको मैं बता रहा हूँ ये एक तरह का सब्जेक्टिव बनाने का पैटर्न है, पर आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए पूरे पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। आपको कुछ कीवर्ड्स दिए जाएंगे। अब कीवर्ड्स क्या होता है दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ। कीवर्ड्स कीवर्ड्स का मतलब होगा आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने का जरूरत नहीं है। कुछ वर्ड्स आपको इसमें इस तरह का मिल जाएगा जो आपको आपको सही आंसर तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। तो किस तरह से आपको ये कीवर्ड ढूंढना है, चलिए हम लोग इस सेशन में आप देखते हैं। तो हाँ, इसे हम बनाने के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो द डॉक्टर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। विल की बात करेंगे तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया है। और एग्जामिन की बात करेंगे तो ये हमारा मेन वर्ब होता है। और हिम मेरा ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ, तो अगर हम पहले इस क्वेश्चन को पहले हम पेसिव बनाने का जो नॉर्मल रूल होता है, जिसको हम लोग पेसिव वॉइस बनाने का जो सिंपल रूल होता है उस रूल के अकॉर्डिंग बताएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप ऑब्जेक्टिव में किस तरह से डील कर सकते हैं। तो इस हिम को बनाया जाता है सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ही। उसके बाद अगर यहाँ पे विल है तो यहाँ पे लिखा जाएगा ही विल बी। एग्जामिन है तो इसका लगाया जाएगा वर्ब 3, एग्जामिन्ड। उसके बाद लगाया जाएगा द डॉक्टर। आप लोग सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे द डॉक्टर लगाने का जरूरत है यहाँ पे बाय द डॉक्टर। उसके बाद टुमारो। टुमारो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ चुका है तो उसको उसके पोजीशन पे छोड़ देना सही रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये हमारा सही आंसर हो चुका है। ये हमारा सही आंसर है। और ये आंसर हमको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे बी नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बी नंबर जो हमारा ऑप्शन है इसमें हमारा ये सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए इतने समय नहीं दिए जाएंगे, तो आपको इस पूरे के पूरे पैटर्न को इस तरह से फॉलो नहीं करना है। आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए किस तरह के पैटर्न को फॉलो करना है, अब हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल। तो आप लोगों को मालूम होगा विल है, तो अगर हम इसका पेसिव वॉइस बनाते हैं तो इस विल को बदला जाता है विल बी में। तो आपको बस इतना ही देखना है कि आपके पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में कहाँ पे विल भी लगा हुआ है। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसमें एक ऑप्शन है इसमें विल भी लगा हुआ है, लेकिन हम और भी ऑप्शन को चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेज लगा हुआ है। विल को कभी भी हैज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर विल लगा है तो उसको मे बी में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। इस तरह से आपको बनाना है पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव को। चलिए हम इसी तरीके को आगे फॉलो करते हैं। हमारा क्वेश्चन है वाज। हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन पे फोकस नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ अपने हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करेंगे। यहाँ पे क्या है, वाज दिया हुआ है। तो अगर वाज है तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है बाय। यहाँ पे वाज के बाद लगा हुआ है वर्ब 3। इसका मतलब आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पेसिव में दिया हुआ है, और आपको इसका आंसर चाहिए होगा किसमें, एक्टिव में। मतलब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल अपोजिट दिया हुआ है। पेसिव में आपका क्वेश्चन है और एक्टिव में आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे ध्यान से। हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और गिव एक तरह का वर्ब टू है। और हम लोग को मालूम है गिव वर्ब टू है, मतलब ये
सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। वर्ब टू का उपयोग हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, और जब हम लोग इस सिंपल पास्ट टेंस को पेसिव में बनाते हैं, पेसिव वॉइस बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग वाज या वेयर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से ही आपको हिंट मिल चुका है कि हमारा आंसर ए होने वाला है, ए ही होने वाला है। पर फिर भी हम क्या करेंगे, एक बार पूरे के पूरे ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। चेक करते हैं अगले के। यहाँ पे आपको मे दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करेंगे मे का, तो इसका अगर हम पास्ट पेसिव वॉइस में जाने का कोशिश करेंगे, तो मे का हो जाता है मे बी होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मे बी का उपयोग नहीं करना है। यहाँ पे है विल। अगर यहाँ पे विल है, ये फ्यूचर टेंस है, तो और ये पास्ट टेंस है, जो कि ये एक दूसरे को मैच नहीं कर रहा है। अगर हम बात करेंगे हैज, तो हैज अपने आप में हैज बीन में कन्वर्ट होता है, ना कि आवाज में कन्वर्ट होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। वाई डू यू टेल अ लाई। अगर हम बात करेंगे इसका, तो ये एक तरह का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या बोला जाएगा इसको, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें एक रूल होता है कि हमारा जो क्वेश्चन अगर एक्टिव वॉइस है, ये अगर इंटेरोगेटिव है, तो हमारा पेसिव वॉइस जो होगा ये भी इंटेरोगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके लिए कौन सा वर्ब सुटेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डू यू लगा हुआ है, और डू यू जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका उपयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो जब इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे, पेसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग इज या आर या एम का यूज कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि आप देखिए यहाँ पे इज लगा हुआ है, यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, और यहाँ भी है। तो चारों के चारों ऑप्शंस में हमको इज दिखाई दे रहा है, लेकिन हम चारों के चारों तो टिक नहीं कर सकते हैं, हमको कोई एक आंसर चाहिए होगा। तो हम लोग देखेंगे क्या, हमारे पास ये हो गया ए लाई जो है मेरे पास, वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ए लाई। आप देखिए यहाँ पे ए लाई लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था, जो यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में लगा हुआ, जो कि ऐसा नहीं होता है। पहले इज होना चाहिए था, फिर अलाई होना चाहिए था। पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, बल्कि ऐसा है यहाँ पे नहीं। तो ये नंबर मेरा ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाई है। ए लाई को अगर हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट लाएंगे, तो उसके पहले इज लगाना सही है। बी लगा हुआ है, टोल्ड लगा हुआ है, उसके बाद बाय यू लगा हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के पेसिव बनाने के नियम में, तो उसमें कहीं भी बी का जिक्र नहीं किया गया है। इसके अकॉर्डिंग हमारा बी नंबर ऑप्शन भी गलत होता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में। आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं, यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है, जो कि लगाया जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। और हमारा जो क्वेश्चन है ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट ना होकर के सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए हमारा आंसर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, और ये मेरा पूरी तरह से करेक्ट आंसर है। हम आते हैं अब अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 4। आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट आउट, मतलब यहाँ पे वर्ब थ्री लगाया गया है। अगर ये वर्ब थ्री लगाया गया है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये पेसिव में है। तो अगर ये पेसिव है, तो हमको आंसर एक्टिव वॉइस में देना है। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट में मिस्टर सिंह है, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो हर एक जगह पे मिस्टर सिंह दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसके लिए बताए थे कि इसको सॉल्व करने के लिए कीवर्ड का उपयोग करते हैं। कीवर्ड का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे वर्ब का उपयोग करना है। आपको यहाँ पे वर्ब को अलग करने का काम करना है। तो हमारे पास वर्ब है आर, आप देख सकते हैं। तो आर किस में यूज किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीचिंग लगा हुआ है, टीचिंग है, इसका मतलब वर्ब फोर है। तो वर्ब फोर के पहले कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है। बी नंबर ऑप्शन मेरा गलत हो गया। अगर हम बात करें मिस्टर सिंह के बाद टाउच, ये ऑटोमेटिक वर्ब थ्री हो गया। वर्ब थ्री के पहले हैव या हैज का उपयोग करते हैं, जो कि इसमें लगा हुआ नहीं है। ऑप्शन सी मेरा गलत हो गया। अगर हम बात करेंगे विल, मेरा ये एक पेसिव वॉइस अगर एक प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका एक्टिव भी प्रेजेंट में होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर ए होगा। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारे सामने जो सवाल है उसका नाम है वाच क्राइंग। फिर हेल्पिंग वर्ब को हम लोगों को पकड़ना है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए हमें पूरे के पूरे सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वाच क्राइंग,
बात कराएंगे, अगर आप लोग इसको पहचान रहे होंगे तो ये भरपूर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो आपके है पास्ट इम्परफेक्ट से रिलेट कर रहा है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस से रिलेट कर रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक्टिव वॉइस होगा वो भी पास्ट इम्परफेक्ट में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो हम इसको अब चेक करते हैं। अगर यहाँ भरपूर लगा है तो हमारे जो आंसर होगा उसमें कहीं ना कहीं बीइंग लगा होगा, या आपको क्लास में पढ़ा दिया गया होगा, तो बीइंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में कहीं भी बीइंग आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन बी में कहीं पे बीइंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में कहीं पे बीइंग नहीं है। आपको एक ही ऑप्शन में बीइंग दिखाई दे रहा है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल अंडर सेकेंड में। तो हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। द विंडो हैव बीन। फिर मैं बात करूंगा कि आपको पूरे के पूरे सवाल को सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स को पकड़ना है। अगर आप अपने कीवर्ड्स को पकड़ पा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे कीवर्ड है हैव बीन। अगर हैव बीन है तो कहीं ना कहीं हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें या तो हैव होगा या तो हैज होगा, इसके अलावा कुछ भी हो नहीं सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑप्शन नंबर ए में मे का उपयोग किया गया है, जो कि सही नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी में, ये हेड है। हेड अपने आप में पास्ट को रिप्रेजेंट करता है और हमारा जो सवाल है वो प्रेजेंट में है, तो बी नंबर भी नहीं हो सकता है, ए नंबर भी नहीं हो सकता है। और फोर्थ नंबर ऑप्शन में आप देख सकते हैं विल है, और विल जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके आपको फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो आपका ये जहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरह से आप कम से कम समय में अपने ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं और बिना गलती किए हुए। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा एज 18। आप ये सोच रहे हो कि हम मैं पूरा सवाल क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना है। तो आपको उतना टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताया जा रहा है कि आप किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स को कम से कम समय में बिल्कुल 100% सही आप सही कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईज के बाद भरपूर का उपयोग किया गया है। इसका मतलब ये जो आपका टेंस है वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जा रहा होगा। तो अगर ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जा रहा है तो हमारा जो आंसर होगा कहीं ना कहीं इसमें बीइंग लगा हुआ हमको दिखाई देना चाहिए आंसर में। अब हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में बीइंग हमको दिखाई देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बीइंग लगा हुआ है, तो हम बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली किसके पास जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के पास जाएंगे और उसको टिक कर देंगे। ये हमारा सही आंसर है। मैंने आपको क्लास में इसे पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए भी बताया हूँ, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आते हैं हम अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू। फिर आप यहाँ पे कीवर्ड्स को पकड़ेंगे तो आपके पास जो कीवर्ड्स है वो क्या है, आपके पास जो कीवर्ड्स है वो है आपके पास विल बी। अगर विल बी लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर होगा उसमें कहीं ना कहीं विल होगा, या तो सेल भी हो सकता है। इन दोनों में से एक चीज़ ही हो सकता है। पहले नंबर ऑप्शन में देखेंगे हेड लगा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि हेड अपने आप में पास्ट टेंस होता है। वाज लगा हुआ है, ये भी पास्ट टेंस है, तो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता है। अब आपके पास दो ऑप्शन आया है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में विल टू लगा हुआ है। अगर यहाँ पे टू लगा है तो हमारे आंसर में भी टू लगा होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रामू विल क्लीन द रूम। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव्स को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं हम अपने अगले सवाल में। हमारा अगला सवाल है राधा सिंह शोषण। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो सवाल है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5। इसका मतलब ये जो टेंस है आपका वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपका ये सवाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो अगर हम इसका आंसर बनाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट है, तो इसका आंसर में आपका कहीं ना कहीं ईज हो सकता है, आर हो सकता है और एम हो सकता है। तो ये आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है। आपको इस तरह से सॉल्व करना है ताकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर दे सकें, और वो आंसर 100% सही होना चाहिए। बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि वाज, हैड और वेयर तीनों फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमें बाकी ऑप्शन को चेक करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। बाकी को आपको चेक करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। द हाउस वाज पेंटेड।
आप यहाँ पे देख सकते हैं वाज के बाद भर्तरी लगा हुआ है, मतलब आपका ये क्वेश्चन पैसिव वॉइस में है पर कन्वर्ट करना है आपको एक्टिव वॉइस में। सॉरी। तो इसका जब हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो ये पास्ट में दिखाई दे रहा है, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो भी कहीं ना कहीं पास्ट में होना चाहिए। तो आपसे हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेंटिंग लिखा हुआ है। पेंटिंग लिखा हुआ है तो हमारे आंसर में बीइंग होना चाहिए था, जो कि मेरे आंसर में बीइंग नहीं है। या तो पैसिव वॉइस में बीइंग होना चाहिए था, यहाँ पे बीइंग है नहीं, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। आप ऑप्शन नंबर बी में भी देख सकते हैं पेंटिंग लगा हुआ है। पेंटिंग में होने का मतलब है कि आपके आंसर में या फिर पैसिव वॉइस में बीइंग होना जरूरी है। आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी और डी का। तो टॉम पेंट्स, अगर हम पेंट्स का बात करेंगे तो यहाँ पे आपका बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5, और ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जबकि आपका जो क्वेश्चन है वो पास्ट में जा रहा है, तो आपको आंसर भी पास्ट में लेके जाना है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप देख सकते हैं टॉम पेंटेड, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 हो गया है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सिंपल पास्ट में जा रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप अपने सवालों को हल कर सकते हैं। मैं बाकी क्लियर कर देता हूँ। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। मार्शा इज रीडिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद रीडिंग लगा हुआ है, इसका मतलब वर्ब फोर है। वर्ब फोर कहने का मतलब हुआ कि जब भी आप इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे आपको बीइंग देखने के लिए जरूर मिलेगा। बस आपको इतना ही वह कीवर्ड को पकड़ना है, आपको पूरे के पूरे सवाल को हल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये आपको एक ट्रिक बताया जा रहा है, इस ट्रिक के माध्यम से आप 100% एक्यूरेट पूरे के पूरे वॉइस को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में कहीं पे बीइंग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में कहीं पे बीइंग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में कहीं पे बीइंग नहीं है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें बीइंग लगा हुआ है। इस तरह से आप इसको बिल्कुल 100% करेक्ट कह सकते हैं। तो सी आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो भी विद इन अ सेकेंड। चलिए हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है सेंटा क्लाउड ब्राउट। ये आपका देख सकते हैं, ये आपका वर्ब टू हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का अर्थ होता है सिंपल पास्ट टेंस। तो अगर ये पास्ट में जा रहा है तो आपका आंसर भी कहीं ना कहीं पास्ट में जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाज है, ये पास्ट में जाएगा। वेयर है, ये भी पास्ट में जाएगा। हैड बीन है, ये भी पास्ट में जाएगा। पर हैड बीन होने के लिए आपके क्वेश्चन में हैड होना जरूरी था, इस वजह से सी नंबर गलत हो गया। और अगर सी गलत हुआ है तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द एबव भी होना संभव नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए और बी में। यहाँ पे वाज लगा हुआ है और यहाँ पे वेयर लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको अपने सेंटेंस को पूरे 3 पार्ट में बांटना होगा। सेंटा क्लॉज आपका सब्जेक्ट, ब्राउट आपका वर्ब, मेनी गिफ्ट्स आपका ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट ईयर जो है ये आपका एक्स्ट्रा वर्ड में आ गया। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं, तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बन करके क्या आएगा, मेनी गिफ्ट्स आएगा, यहाँ पे लास्ट ईयर आएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, और आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। टीना सेड दैट somebody has stolen her purse। अब आते हैं इसमें, अब आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक जो आपका सवाल है इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। यहाँ तक आपके सारे ऑप्शन में आप देख सकते हैं सेम टू सेम है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप समबडी को देख सकते हैं, ठीक है। आपको क्लास में बताया गया था कि अगर क्वेश्चन में आपको समबडी दिखाई दे, समवन दिखाई दे, या एवरीवन दिखाई दे, या आपको एवरीबॉडी दिखाई दे, या नोबडी दिखाई दे, या नथिंग दिखाई दे, अगर ऐसा कुछ भी दिखाई देता है इसको ऑब्जेक्ट में लेकर के जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो मेरा समबडी है उसको ऑब्जेक्ट में लेके जाने का जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन नंबर बी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे समबडी ऑप्शन लेके गया हुआ है, तो आप यहाँ से बी नंबर को पूरी तरह से गलत कह सकते हैं, और बी नंबर गलत हो चुका है। तो अब आप मेरे पास ऑप्शन है ए, सी और डी। हमारे पास फिर से कीवर्ड है हेड। अगर हेड है तो इसका जो आंसर होगा कहीं ना कहीं हेडविन बनेगा। जो आपको क्लास में पढ़ाया गया था, इसका जो आंसर बनेगा वो हेडविन होगा, जो कि आपको केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा।
उसके बाद आपको बाकी ऑप्शन को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आते हैं अपने अगले वीडियो अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है समबडी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक समबडी वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो आप समबडी को भी कीवर्ड मान सकते हैं और विल को भी कीवर्ड मान सकते हैं। पहले हम समबडी को कीवर्ड मान करके अपने ऑप्शंस को कम कर लेंगे। अगर यहाँ पे समबडी है तो मेरे आंसर में समबडी दिखाई नहीं देना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में समबडी है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए सही नहीं हो सकता है हमारा। अब बाकी ऑप्शंस को हटाने के लिए आपको यहाँ पे कीवर्ड्स को देखना पड़ेगा। आपका कीवर्ड है विल, तो अगर विल है हमारा जो आंसर होगा उसमें या तो सेल होगा या तो विल होगा। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों में विल लगा हुआ है, बिल्कुल। तो समबडी हमारे पास सब्जेक्ट है, तो अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है, ये आप लोग जानते होंगे। सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है वॉइस में, तो सब्जेक्ट को कभी भी सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो गया। और अगर हमारा विल है तो इसका हमारा जो वर्ब फॉर्म बनेगा सेल या विल बी बनेगा। ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हम आते हैं अब अपने अगले सवाल पे। दे आर गोइंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर के बाद गोइंग लगा हुआ है, मतलब वर्क फॉर्म है। तो अगर वर्क का चौथा रूप है तो आपका आंसर में कहीं ना कहीं बीइंग लगा हुआ होना चाहिए। मैं ये पीछे भी आपको बता चुका हूँ। तो वो आपको केवल एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन है आपका सी। तो आप बिना किसी आगे ऑप्शन को चेक किए हुए आप यहाँ पे सी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है हु ब्रोक दिस विंडो। ब्रोक मतलब हो गया भरपूर, यहाँ से ब्रोक है, तो आपका जो आंसर होगा जब भी हु आपको दिखाई दे इस वॉइस में, इसको आप लोग बाय हुम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वॉइस में ये आपको क्लास में बताया जा चुका था। तो अब यहाँ देखते हैं, अगर V2 है मतलब पास्ट टेंस है तो हमारा आंसर भी पास्ट में होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वाज लगा हुआ है पर दिस विंडो के बाद है, तो हमारा बाय हुम के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ऐसा नहीं किया गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में उल्टा कर दिया गया है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो चुका है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए का और ऑप्शन नंबर सी का। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बिन एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, जो कि बिन यहाँ पे कभी भी वर्ब टू के साथ बिन का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम आते हैं अब अपने अगले स्लाइड पे 18 नंबर पे। प्रिया नोज मी वेल। प्रिया के बाद देख सकते हैं आप वर्ब फाइव लगा हुआ है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। इसको अगर हम बनाना चाहेंगे ईच एम आर का उपयोग होगा उसमें, पैसिव वॉइस में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मी है, तो मी को जब भी सब्जेक्ट बनाया जाता है वहाँ पे आई लगता है, आपका ये कीवर्ड के रूप में काम करेगा। और यहाँ पे मी लिखा हुआ है जो कि गलत है। आप इसमें देख सकते हैं आई एम सही हो सकता है, आई के साथ एम भी हो सकता है, बट आई के साथ यहाँ पे एम लगाया हुआ नहीं है, तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। हाँ, तो अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। जब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं ऑप्शन नंबर बी और सी को देखते हैं। नो टू प्रिया वेल, नो बाय प्रिया वेल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप बोलेंगे कि यहाँ पे बाई लगा हुआ है तो आंसर इसका बाई होना चाहिए, लेकिन आप लोग को चैप्टर पढ़ाया जाएगा प्रीपोजिशन, उसमें आपको बताया जाएगा कि प्रिया नॉज मी वेल, मतलब प्रिया जो है मुझे अच्छे से जानती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू ज़्यादा सुटेबल है, इसका जो सही आंसर होगा ये आपको बी होगा। ये आपको प्रीपोजिशन नाम के चैप्टर में बताया जाएगा। चलिए हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। बाय हुम। अगर हम बात करें बाय होम का, हमारा जो आंसर है उसमें कहीं ना कहीं हु होना चाहिए, क्योंकि पैसिव फॉर्म दिया है, हमको एक्टिव फॉर्म चाहिए। आप यहाँ पे हु लगा हुआ देख सकते हैं, यहाँ भी है यहाँ भी है, बट इसमें हु लगा हुआ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे वाज। वाज कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारा जो आंसर होगा वो पास्ट में होगा, हैज हमारा प्रेजेंट में है, ये नहीं हो सकता है। किलिंग वर्ब को बता रहा है तो कहीं ना कहीं इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था, जो कि इसमें दिखाई नहीं दे रहा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, किल लगा हुआ है देखिए भरपूर है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। सी हैज, आप यहाँ पे देख सकते हैं हैज लगा हुआ है, तो इसका पैसिव फॉर्म फॉर्म में या तो हैव हो सकता है या तो हैज हो सकता है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे हैज है,
यहाँ पे भी हैज है, यहाँ पे है बिन है। आप पहले ऑप्शन नंबर सी को काट सकते हैं। फिर बेसिक फॉर्म में आपको याद होगा कि इसको बनाते टाइम बिन का भी प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर एक में बिन नहीं है, कट गया। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में आपका हैव और हैज बीन दोनों लगा हुआ है। तो हम देखेंगे कि लेसन्स जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपको मालूम होगा लेसन्स अपने आप में प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हैव बीन हर का प्रयोग करते हैं, ना कि हैव बीन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है आई विल नेवर। तो विल लगा हुआ है, तो इसको जब भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, या तो सेल में कन्वर्ट करेंगे या तो विल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद बी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैन नॉट लगा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि विल को हम लोग कैन में कन्वर्ट कर दे। तो का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी गलत है। आते हैं आगे। वुड लगा हुआ है, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बीस में आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है। अगर आपका क्वेश्चन विल है तो आपका आंसर में भी विल दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे। हमारा अगला सवाल है दिस नॉनसेंस विल नॉट बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विल है और बी है, मतलब हमारे सवाल में कहीं ना कहीं सेल होगा, या तो विल होगा, मतलब पास्ट मतलब फ्यूचर में होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विल आई लगा हुआ है। ये अपने आप में क्या है, इंटेरोगेटिव। देखिए हमारा सवाल इंटेरोगेटिव में ना होगा कि नेगेटिव में है। ए नंबर आपका कभी भी सही नहीं होगा। आई विल नॉट का बात करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है और विल भी लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में हेड है, जो कि सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में नॉनसेंस स्टार्टिंग में आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिस नॉनसेंस सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के इसमें हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है नीरज रोट। रोट आप लोग जानते होंगे, ये वर्ब टू है। तो वर्ब टू है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर होगा उसमें हमको पास्ट टेंस देखने के लिए मिलेगा। और पास्ट में भी क्या मिलेगा, तो या तो आज मिलेगा या तो वेयर मिलेगा। इन दोनों चीज़ में से हमें एक चीज़ को अलग करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इज लगा हुआ है, जो कभी भी सही नहीं हो सकता है। यस्टरडे एक तरह का एक्स्ट्रा पार्ट है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे दिस लेटर है। तो दिस लेटर हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम करना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है और डी में दिखाई दे रहा है। वाज के बाद हम लोग पास्ट पेशी वॉइस में भर्तरी का उपयोग करते हैं, जो कि रिटिन होगा, ना कि रोट होगा। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। आते हैं हम अपने अगले से। हमारा अगला सवाल है वेयर वाचिंग। मतलब ये आप देख सकते हैं पास्ट में वर्ब फ्रॉम लगा हुआ है, कहीं ना कहीं ऑप्शन में मुझे बीइंग दिखाई देना चाहिए, जो आपके पास केवल एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो आपको बिना बाकी ऑप्शन पढ़े आपको ये टिक लगा देना चाहिए, ठीक, किसी और ऑप्शन में बीइंग है ही नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है पिता डिड नॉट। डिड लगा हुआ है, मतलब ये पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म है तो आपका आंसर भी पास्ट फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि केवल आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। हैज प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, ये आपका प्रेजेंट है। कहीं सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो क्वेश्चन है वो 4 से 5 सेकंड में ही सॉल्व कर पा रहे हैं। आप लोग भी इस मेथड को यूज़ करेंगे तो 4 से 5 सेकंड में इस सवाल को हल कर सकते हैं। आते हैं अपने अगले सवाल पे। लेट है डॉक्टर भी सेंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं डॉक्टर के द्वारा क्या किया गया होगा, कुछ कहा गया होगा। ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका वर्ब है इस वर्ब को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सेंड फॉर। आपका यहाँ पे सेंड फॉर से आपका सेंटेंस शुरू होना चाहिए, ना कि सेंडिंग से, ना कि डॉक्टर से। डॉक्टर से नहीं होगा, तो आपका सही आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है लेट अस हेल्प हिम। हिम है आपके पास, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो हिम हिम आपका है, तो ये हिम के रूप में ही आएगा। और लेट जब रहता है तो वहाँ पे हम लोग बी का यूज़ करते हैं, जो कि आपके पास ना तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ना तो ए में है और ना ही बी में है। अगर ऑप्शन नंबर सी में बी है भी तो उसके साथ हिम नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। कैन। आप देख सकते हैं कैन लगा हुआ है और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, मतलब कहीं ना कहीं ये इंटेरोगेटिव है। तो अगर इंटेरोगेटिव है तो हमारा जो आंसर होगा उसमें भी इंटेरोगेटिव होगा और उसमें भी कैन लगा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैन हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में लगा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी है। तो बिना संकोच किए आपको ऑप्शन नंबर बी को सही कर देना चाहिए। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। गॉड गिफ्ट्स। गिफ्ट्स आप जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाएगा वर्ब 5 है, मतलब सिंपल प्रेजेंट में आपका क्वेश्चन है। हल करने के लिए आपको इसको इच या आर या एम का उपयोग करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो क्वेश्चन में आपका इच या आर लगा हुआ है।
और आपको मालूम है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी बीइंग का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। वी एक्सपेक्ट दे विल इरेक्ट हिम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर वन है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हमारा जो आंसर होगा ईट आर एम में हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वाई लगा है, तो ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक मुझे उम्मीद है। आते हैं हम अपने आगे। इट इज एक्सपेक्टेड, यहाँ तक आपका डेट तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सारा देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर 3 में सब कुछ सेम दिखाई दे रहा है आपको। इसके आगे हमको पढ़ेंगे ताकि कोई डिफरेंस दिखाई दे। आप यहाँ पे व्हील देख सकते हैं, तो हमारा आंसर में या तो सेल होगा या तो व्हील होगा। इसके अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं हैव बीन है, यहाँ पे वुड है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अपने अगले आंसर पे। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैव लगा हुआ है, तो इस हमारा जो आंसर होगा या तो हैव से शुरू होता होगा या हैज होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आप यहाँ पे देख सकते हैं हैज है, यहाँ पे हैज बीन है। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस होगा उसमें हैव या हैज के बाद बीन का उपयोग किया रहना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा। ऑप्शन नंबर ए का गलत हो गया। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। वी विल, जैसे ही आप विल देखेंगे तो आपको आंसर में सेल या विल को ढूंढना है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए, सी और डी में दिखाई दिया। लेकिन विल के साथ आपको बी भी मिलना चाहिए था, जो कि केवल आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। हैव नहीं हो सकता है और विल नहीं हो सकता है। हमारा अगला सवाल है द डॉग्स वेयर चेसिंग। अब जैसे वेयर चेसिंग देखिए, मतलब आपको समझ में आ गया वर्ब फोर है। तो अगर वर्ब फोर है तो आपके पास आंसर में बीइंग होना चाहिए। तो आप देखिए किस में आपके पास बीइंग दिखाई दे रहा है। बीइंग आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा किसी और ऑप्शन में आपके पास बीइंग नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं हम अपने अगले सवाल पर। ये हेड कंप्लीटेड द वर्क। अब जैसे यहाँ पे हेड दिखेंगे, आपको याद आ जाना चाहिए कि हेड का पैसिव फॉर्मेट में हेड बिन बनता है। और ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, केवल एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। आपको बाकी ऑप्शन को चेक नहीं करना है, आप ऑप्शन नंबर डी लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। आप सारे क्वेश्चन को देख रहे होंगे, हम 4 से 5 सेकंड में इसको आपको सोल्व करने के लिए सिखा रहे हैं, और ऐसा आप खुद से भी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। ये सेंट, सेंट आपका वर्ब टू है, मतलब ये आपका जो सवाल है पास्ट में जा रहा होगा। पास्ट में जा रहा होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वाज या वेयर का उपयोग होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। आर और इज तो प्रेजेंट में जाएगा, विल भी आपका फ्यूचर में चला जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आते हैं अपने अगले सवाल पे। आई वाज राइटिंग, मतलब ये आपका वर्ब फोर है, कहीं ना कहीं आपको आंसर में बीइंग दिखाई देना चाहिए। जो आपके पास केवल एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसको हम लोग कंटिन्यू टिक मारेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। आई कैप, कैप्ट हमारा वर्ब टू है, तो हमारा जो आंसर होगा वो पास्ट में जाता हुआ दिखाई देगा। पास्ट में हम लोग दो चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। हम लोग कहाँ पे थे, ये हो चुका था कैप्ट में थे हम लोग कैप्ट में थे। कैप्ट हमारा वर्ब टू है, तो वर्ब टू है तो हमारा जो आंसर होना चाहिए था वो वाज या वेयर के फॉर्मेट में होना चाहिए था, जो कि हमारे पास केवल दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है, तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में वर्ब फोर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे। हमारा अगला सवाल ऑल ऑफ द फ्रेंड्स लाभ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ब टू लगा हुआ है। तो अगर वर्ब टू है तभी मैंने आपको पीछे वाले सवाल में बताया कि आपके पास यहाँ पे वाज या वेयर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास सारे के सारे ऑप्शन में वाज दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन में वाज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको वाज लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि आप इसमें ये वाला कीवर्ड नहीं लगा सकते हैं, आपको कोई और कीवर्ड सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक दूसरा कीवर्ड लगाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये लाभ है, मतलब यहाँ पे कोई वर्ब फोर का यूज तो नहीं किया हूँ मैं।
तो अगर यहाँ पे वर्ब फोर नहीं है तो मेरे पास ऑप्शन में बीइंग भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तो अगर यहाँ पे बीइंग दिखाई नहीं देगा तो आपका यहाँ पे देखिए बीइंग है, जो कि नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में भी हमारे पास यहाँ पे बीइंग है, तो ये भी गलत हो गया। आपके पास ऑप्शन नंबर सी या डी दोनों में से एक हो सकता है। अब यहाँ पे कौन सा आंसर है, आप यहाँ पे देखेंगे लाभ के साथ एट लगा हुआ है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में केवल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए हम अपने अगले स्लाइड, हमारा अगला स्लाइड है 38 नंबर क्वेश्चन। विल बी, इसका मतलब हुआ ये पास्ट फॉर्मेट में पेशी में दिया हुआ है, एक्टिव में कन्वर्ट करना है आपको। और ये विल बी है तो कहीं ना क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एक्टिव फॉर्म में विल या तो सेल आपको दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बी और डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे डायरेक्टली काट सकते हैं। तो अगर आपको एक्टिव फॉर्मेट में है तो एक्टिव फॉर्मेट में विल के साथ कभी भी भरपूर या भर्तरी का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी का बात करें तो यहाँ पे मस्ट है वो, जो कि कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है लेट दिस बी डन बाय मी। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो आप इसको देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे एक्टिव फॉर्मेट में आपको इसको कन्वर्ट करना है, और ये आपके पास पैसिव फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको एक्टिव फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मी आपको दिखाई दे रहा है। तो आपके पास मी दिखाई दे रहा है, तो मी का क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी का, दिस इज टू बी डन, ये कोई सुटेबल सेंटेंस बन ही नहीं रहा है। लेट आई डू दिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे मी है, तो मी के रूप में ही आना चाहिए था। आपका सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले ऑप्शन में आते हैं। अगले नंबर सवाल में हैव आपको दिखाई दे रहा है। हैव है तो जब भी इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो मेरे पास हैव या तो हैज आंसर में होना चाहिए था। आंसर में हैव भी हो सकता है और हैज भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास केवल एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। 42, वी आर हेल्पिंग। अगर हम बात करें हेल्पिंग का, तो ये हेल्पिंग जो है ये मेरे पास किस फॉर्मेट में है, वर्ब फॉर्म में है। तो हमारे पास ऑप्शन में बीइंग दिखाई देना चाहिए, जो कि दो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में। और वेयर जो है आपका पास्ट टेंस है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है 42 नंबर। हेल्पिंग वर्ब आपके पास हैव है, आपका जो आंसर होगा या तो हैव होगा या तो हैज होगा, और इसके बाद कहीं ना कहीं बिन लगा हुआ रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हैज है पर यहाँ पे बिन नहीं है। हैज बिन केवल एक ही ऑप्शन में, वो ऑप्शन नंबर सी है। तो आपका सही आंसर 42 का सी हो जाएगा। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। मस्ट लगा हुआ है, आपको बताया गया था कि ये एक तरह का मॉडल वर्ब होता है। जब इसको हम लोग पेसिव में बनाते हैं तो मस्ट भी लगाते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए में लगा है और सी में लगा है। और सी में स्टार्टिंग में लगा है, जिस वजह से वो इंटेरोगेटिव हो जाता है, तो हम लोग उसको सही नहीं कर सकते हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। आई एम सरप्राइज, एम के बाद भर्तरी है लगा हुआ है। एम के बाद भर्तरी कहने का मतलब हुआ ये आपका पेसिव फॉर्मेट में है, और आप इसको एक्टिव में बनाना चाहते हैं तो आपका सवाल भी इज या तो आर उसमें रहना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं केवल एम में है और इज में है। हमारे पास कहीं भी यहाँ पे ही दिखाई नहीं दे रहा है या फिर हिम दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम लोग ही में कन्वर्ट करें, इसलिए यहाँ पे ही कहीं पे भी आएगा नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। आपको यहाँ पे सेल दिखाई दे रहा होगा, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें या तो सेल होगा या तो विल भी होगा, सेल या विल बी। और वो आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आप आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं और इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर में आर के बाद भर्तरी लगा हुआ है, इसका मतलब ये किसी फॉर्मेट में है और आपको इसको एक्टिव में बदलने का ट्राई करना है। अगर हम बात करेंगे आर प्लस था, मतलब एक्टिव में बदलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ये आपका वर्ब वन है। मिस्टर कुमार क्या है, एक तरह का नाम है, और नाम के साथ वर्ब फाइव का उपयोग करते हैं, ना कि वर्ब वन का। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। विल आपका फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गलत हो गया। हेड आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि हेड पास्ट रिप्रेजेंट करता है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है दे हैव स्पॉटेड इन द क्राउड। हैव लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर या तो हैव हो सकता है या हैज हो सकता है। इसके साथ हम लोग बिन का उपयोग करेंगे।
जो कि आपको दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। लेकिन व्हील आपका पास्ट फ्यूचर में रिप्रेजेंट कर रहा है, वुड आपका पास्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। हैज, सेम पिछले सवाल के जैसा ही है। अगर यहाँ पे हैज लगा है तो आपके आंसर में हैज या तो हैव के साथ बिन दिखाई देना चाहिए थे। तब मैं आपको पीछे बताया था कि अगर हु है तो आपको आंसर में बाय हुम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि केवल दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए और बी। आप यहाँ से सी और डी को इस तरह से कट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे हैव को हैज या हेड में बदलना है, जो कि आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं और अपने अगले सवाल में बढ़ सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, लेट द विंडोज बी क्लोज। ये एक तरह का ऑर्डर दिया जा रहा है। इसको बनाने के लिए मैंने आपको कहा था कि लेट का उपयोग हम लोग एक्टिव में नहीं करते हैं। ये जो आपका क्लोज है ये वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्लोज है। कि ये जो वर्ब है ये आपको शुरू में लिखा जाता है, और ये वाला जो विंडो है ये आपको लास्ट में लिखा जाता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा 50वां और लास्ट सवाल है, सेव साव पिसाव। इसका मतलब हुआ वर्ब टू। वर्ब टू कहने का मतलब हो गया आपका पास्ट में। आंसर जो होगा हमारा वो या तो वेयर में होगा या तो वाज में होगा, जो कि आपको चारों के चारों ऑप्शन में वाज या वेयर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपके पास वर्ब थ्री होना चाहिए, जो कि आपको केवल एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सीन में भी दिखाई दे रहा है और इसमें भी दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं आगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं वी लगा हुआ है। ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि वी को हम लोग वी के रूप में वापस लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंग्लिश के 100 मार्क्स का जो सीरीज में कंटिन्यू किया हूँ, इसमें आपको हर एक चैप्टर का, चाहे वो टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, या जितने भी तरह के आपके चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, या लिटरेचर वाला जो पोर्शन है, इस लिटरेचर वाले पोर्शन से भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। अभी वॉइस समाप्त हो चुका है 50-50 क्वेश्चन का। जितने भी आपके पास ग्रामर्स के सवाल हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आपको 50+ क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराऊं, और लिटरेचर का जो भी आपको कहानी या कविता है उसको हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, प्लस हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मेरे द्वारा रहेगा, और साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव से सवालों को भी मैं इस पर डिस्कस करूँगा। अगर आज का सेशन आपके लिए लाभदायक है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसमें आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत अलग अलग तरह के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, इन सबसे बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, अलग अलग चीज़ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, कि जब भी हम नई कोई वीडियो अपलोड करें आपके नोट तक हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो चलिए, थैंक यू।